अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। जो साजिशें रची जा रही हैं भारत के ख़िलाफ़, उस पर मैं मज़ीद आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करना चाहूँगा। देखें, इकोनॉमिस्ट ने अभी एक नक्शा पेश किया है और उसमें ये बताया है कि दुनिया में डेमोक्रेसीज़ की क्या सिचुएशन है। उसमें इन्होंने वेस्ट की जो डेमोक्रेसीज़ हैं उसको तो दी बेस्ट बताया है, कंप्लीट डेमोक्रेसीज़ बताया है, वगैरह वगैरह। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा है। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा सिलसिला है कि दुनिया में आज तक कभी भी भारत की डेमोक्रेसी पे आवाज़ नहीं उठाई गई। ये अचानक आज आवाज़ उठाई जा रही है। इसमें समझने की बात यह है कि आज की जो सरकार है, क्या वो चोरी का बैलेट लेके आई थी, या उनके पास वोट पावर नहीं है, या वो उन्होंने कोई कू किया था कि ज़बरदस्ती आके सरकार पे कब्ज़ा कर लिया था। ये समझ में क्यों नहीं आती किसी की बात कि डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है कि एक आदमी का एक वोट, और जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट ले उसकी सरकार। ये फॉर्मूला यहाँ भारत पे इनके लिए अप्लाई अब नहीं हो रहा। कांग्रेस की हुकूमत जब तक होती थी तब तक सब सही था, क्योंकि कांग्रेस ने भारतीयों को गुलाम बना के रखा हुआ था कि वेस्ट के गुलाम, रशिया के गुलाम, चुपचाप चाइना आपका इलाका खा जाए तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान आके आपके कश्मीर पे कब्ज़ा कर जाए चलो कोई बात नहीं, मुसलमानों को सारे इख्तियारात हैं लेकिन हिंदू को इख्तियारात नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है। ये वो सेक्युलरिज्म है कि जब सोमनाथ का मंदिर बनाया जा रहा था तो नेहरू जी ने ये लेटर लिखा था और कहा था कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम सेक्युलर हैं और इस तरह की हरकतों से बड़ा मसला होगा। ये इनका मतलब शर्मिंदा करने वाला काम जो इन्होंने किया है हिंदू धर्म के साथ, और अपने जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का जो धर्म है उसके साथ ये खिलवाड़ किया है। देखें, सोमनाथ का मंदिर जो है ना, वो एक सिग्निफिकेंस रखता है। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर के पीछे जितने अटैक हुए हैं, इतना तो दुनिया में कहीं किसी के ऊपर अटैक नहीं हुए। 17 बार सिर्फ एक इस मंदिर पे अटैक हुए हैं। और मुझ जैसा मुसलमान भी जो कि महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि सोमनाथ तो मेरे पुरखों के गांव के करीब तरीन का मंदिर था, ये हमारे पुरखों का मंदिर था, और उस दिन मुझे अपने आप से शर्मिंदगी, घिन आने लगी, इतना गिल्ट अंदर आया। मैंने कहा यार, ये मैं कितना बदबख्त इंसान हूँ कि मैं उस महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता हूँ जिसने मेरे पुरखों की खेतियों को आग लगाई, जिसने मेरे पुरखों के घरों को बर्बाद किया, जिसने मेरे पुरखों का कत्ले आम किया, मेरे पुरखों की औरतों को इस तरह जाके गजनी के बाज़ारों में बेचा है। कोई भी कॉन्शियस वाला हिंदू ये पेंटिंग देख के अंदाज़ा लगा ले कि हमारी औरतों के साथ ये लोग क्या करते रहे। जब 17 बार हमला हुआ और सोमनाथ को बर्बाद किया गया, उसका कंडेमनेशन आज तक किसी कांग्रेसी ने नहीं किया, लेकिन उसको बनाने में जो कि खुद हिंदू अपने पैसे से बना रहे थे, किसी सरकार के पैसे पे नहीं बना रहे थे, तो उस पर शर्मिंदगी का इजहार कर रहे थे। तो आपको फख्र होना चाहिए कि आज आपके पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अयोध्या का मंदिर, ठीक है सरकार नहीं बना रही है, प्राइवेट आम हिंदुस्तानी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा तो लिया ना, आपके लिए आगे बढ़ के उसको ऑन तो किया ना। तो ये सरकार नहीं पसंद वेस्ट को। वेस्ट की अपनी डेमोक्रेसी का ये आलम है कि अमेरिका में इलेक्शन पूरे के पूरे हाईजैक हो जाते हैं। अमेरिका के इलेक्शंस खिलवाड़ हैं, पूरी दुनिया के नाम पे धब्बा हैं डेमोक्रेसी के नाम पे, कि वहाँ पे एक एक कंस्टिट्यूएंसी का जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगाता है अपने इलेक्शन पे। अमेरिका का इलेक्शन किसी गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं है।
आज आप भारत में आ जाएं तो भारत में भी ये कहा जाता है कि भारत के कई जो एमपीज हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, वो बहुत ही अमीर हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन इस बीजेपी सरकार के अंदर ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स और ऐसे ऐसे वो हैं जिनका कोई कैपिटलिज्म से ताल्लुक़ नहीं, जिनकी कोई प्रॉपर्टियां नहीं है, जिनका कोई अरबों रुपए का हिसाब किताब नहीं। आपके अपने प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ नहीं है। करप्शन के नाम पे आप इनके ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकते। इन्होंने कोई पैसा इलेक्शन में नहीं लगाया, कोई पैसा इन्होंने वो नहीं किया करप्शन की। आपकी यूपी स्टेट जो कि सबसे बड़ी स्टेट है, कि यूपी में जितने लोग रहते हैं उससे बड़ा तो शायद दुनिया में 8-10 मुल्क के होंगे। उस यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता कि इसने एक पैसे की गड़बड़ी की हो। लेकिन अमेरिका में क्या होता है इलेक्शन में, ये कॉरपोरेट के इलेक्शन होते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका के इलेक्शन में लगाते हैं। दिस इज देयर डेमोक्रेसी। इनके लिए वो डेमोक्रेसी सही है जिसमें इलेक्शन के 15 दिन बाद तक तो रिजल्ट ही नहीं पता चल रहा होता। यहाँ शाम को पता चल जाता है और किसी की मजाल नहीं है कि उन इलेक्शंस में रिगिंग का इल्ज़ाम लगाए, जबकि अमेरिका का अपना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर रोता रहा 3 महीने तक कि ये इलेक्शन फ्रॉड थे, रिगिंग थी, खराब थे, इसमें टोटल स्कैमिंग हुई हमारे साथ और ये इलेक्शन बिल्कुल एक फ्रॉड थे। ये अमेरिका का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट 3 महीने तक कहता रहा। और वहाँ का कॉरपोरेट सेक्टर उनके ट्विटर अकाउंट, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पाबंदी लगाता रहा। वो डेमोक्रेसी सही है। इनके लिए मिलिट्री कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज लाइक इजिप्ट, पाकिस्तान सही है, क्योंकि इनके एजेंडे पे चलते हैं, क्योंकि इनके टॉमी हैं। ये कहते हैं टॉमी भौंक कर दिखाओ तो ये भौंकते हैं। टॉमी ये हम फेंक रहे हैं हड्डी तो टॉमी झपकता है। पाकिस्तान, इजिप्ट टाइप के मुल्क इनके लिए सही हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इनके लिए ऑटोक्रेसीज, थियोक्रेसीज सही है। इनके लिए सऊदी अरब सही है। इनके बारे में कभी बात आपको नहीं मिलेगी, वहां की कांग्रेस में बात नहीं होगी, वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात नहीं होगी। इन चीजों पे ये लोग कभी एतराज नहीं करेंगे। वन पार्टी रूल, चाइना, रशिया इनके लिए सही है, इनके अलाइज हैं। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अमेरिका की चाइना के साथ होती है, वो सही है। खराब कौन है? भारत की डेमोक्रेसी। क्यों? कि पहली बार एक आम हिंदुस्तानी की बात की जा रही है। पहली बार भारत के लोगों को बताया जा रहा है कि भाई साहब तुम लोग गुलामी से निकलो, अब तुम लोगों की हिस्ट्री देखो। इस दुनिया की सबसे विस्डमफुल हिस्ट्री जो है वो भारत की है। तुम लोग किन चक्करों में पड़े हुए हो? हथियार बनाने की बात है, ये लो हथियार। हम भी मिसाइल बना के बेच सकते हैं, हम भी एयरक्राफ्ट बना के बेच सकते हैं। तो वेस्ट की बत्ती तो गुल होनी है। और सबसे ज्यादा जो वेस्ट को झटका लगा कि इंसानियत के कत्लेआम के सारे हथियार ये बनाते हैं, चाहे वो बंदूकें हों, कलाशंकोव हों, एटम बम हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन के हमले से किस तरह वो किया जाए, ये सब ये लोग बनाते हैं। आज इंसानियत बचाने की बात आ रही है तो इनका अंदर का कालापन नजर आ रहा है कि किस तरह ये वैक्सीनेशन को ऑन करके बैठे हुए हैं। कोई एक ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री बता दें कि जिसने किसी गरीब मुल्क में वैक्सीनेशन भेजी हो। कोई एक बता दें, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कोई एक बता दें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, अपनी अपनी में लगे हुए हैं और बेच रहे हैं। इन्होंने कहा ये कैसा देश है भाई भारत, जो दुनिया में सबसे बड़ा रोल आउट प्रोग्राम कर रहा है, जिसके अपने इनके ग्राफिक्स बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेजी से भारत में वैक्सीनेशन हो रही है और मिलियंस ऑफ डोजेस तो भारत यूं ही भेज रहा है। साउथ अफ्रीका में भेज रहा है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ एशिया, अफ्रीका में।
तो फिर इनकी बत्ती तो गुल होनी है, इनको तो भारत दुश्मनी नजर आएगी। तो फिर इन्होंने अपने बचुंगड़े छोड़े हैं। हालांकि खुद अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत के फार्म लॉज बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है, अप्रूव कर रहा है। मालिक हमारा सो कॉल्ड मालिक IMF अप्रूव कर रहा है, पसंद कर रहा है कि ये लॉज, फार्मर लॉज अच्छे हैं। इस फार्मर लॉज के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, जैसे कि हमारे स्वीडन की बच्ची ग्रेटा, जो कि पोरस का हाथी है, ग्रेटा ने इनकी अपनी पोलें खोल दी लेफ्ट की, वो गूगल डॉक्यूमेंट शेयर करके। उसके अपने स्वीडन देश में टोटल फार्मिंग प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथ में है, टोटल। और ये एतराज किस पे कर रही है? आई स्टैंड विद इंडियन फार्मर्स। अबे इंडियन फार्मर्स के लिए जो लॉ आया है, पहले तुम्हें वो भी पता है कि नहीं? तुम्हारी अभी तो चूसनी लेने की उम्र है, तुम्हें पता कख का कुछ नहीं। तुम्हें वेस्ट ने बना के रख दिया है, तुम्हें एक सोशल मीडिया के अंदर क्वीन बना के पेश कर दिया है, आई स्टैंड विद फार्मर्स। और पोरस का हाथी ने अपने ही पोलें खोल दी। अब जरा मुझे ये बताएं कि ये इंटरनेशनल साजिश नहीं है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं और मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं। किसी को कोई एतराज है तो पीसफुली सिविलाइज्ड वे में जाके एक प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट रायट्स बन जाएं कि 26/11 जैसे इंपॉर्टेंट दिन पे एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आइकॉनिक जगह पे आप हमला कर दें, अपने ही पुलिस वालों पे हमला कर दें तो फिर वो प्रोटेस्ट नहीं रहते। और फिर जब ये पोल खुल जाए कि ये इंटरनेशनल साजिश थी, जिसमें वो गूगल डॉक्यूमेंट में बताया जाता है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 3 जनवरी को ग्रेटा, रियाना, इन सब को कैसे पता चला कि 26 जनवरी को कुछ होने वाला है भारत में। फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से 26 जनवरी को भारत में बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये 3 जनवरी को इनको कैसे पता चला? सिर्फ इतना कोई बता दे तो क्या ये इंटरनेशनल प्लानिंग नहीं? फिर कितने पैसे लेके जो रियाना है, जो सूटे मारती रहती है, जो लकीरें खींचती रहती है, उससे 4 लफ्ज बोले नहीं जाते जब तक 4 लकीरें ना खींचे। वो बगैर पैसे के तो अपना बुखार ना दे किसी को। उसने कितने पैसे और किससे लिए हैं, क्या इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? और फिर आपको मैं सबसे बड़ी बात इसमें बताऊं सोशल मीडिया का किरदार, कि रियाना की ट्वीट्स को कौन लाइक कर रहा है? ट्विटर का आका साहब, ट्विटर का मालिक उसको लाइक कर रहा है, उसकी ट्वीट्स को। पार्शियलिटी नजर नहीं आ रही? नजर नहीं आ रहा कि कौन कौन मिले हुए हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भरा पड़ा है एंटी इंडिया के साथ, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं एक वीडियो पे लिख दूं कहीं, खाली इसके टाइटल में कहीं चाइना वायरस लिख दूं ना, मेरी आप टाइमलाइन पे यूट्यूब की उसमें वीडियोस की लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जहां जहां मैंने चाइना वायरस लिखा है वहां पर उन्होंने उसको मोनेटाइजेशन बंद कर दी है। मुझे अब तक 4 से 5 वीडियोस डिलीट करवाई हैं यूट्यूब ने। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का नाम ले लूं, मैं पाकिस्तान को कुछ बोल लूं, मैं चाइना के बारे में कुछ बोल लूं, तो फिर ये खाली कोरोना वायरस चाइनीज वायरस नहीं है। ये जो साजिश है ना पूरे भारत के खिलाफ हो रही है, ये भी चाइनीज वायरस है कि सोरोस का पैसा कहां लग रहा है। फिर $175 बिलियन भारत में क्रिश्चियनिटी की तबलीग पे। $175 बिलियन तो पाकिस्तान का कर्जा नहीं है, ये खाली भारत में क्रिश्चियनिटी की तबलीग पे लग रहा है। करने क्या चाहते हैं ये भारत के साथ? और उसमें सबसे बड़ा मुझे जो बार बार गुस्सा आता है वो अपने हिंदू भाइयों पे आता है। वो हिंदू भाई जो अपोलोजेटिक रहते हैं, जो अपने सेक्युलरिज्म के चक्कर में रहते हैं।
जो इस चक्कर में रहते हैं कि हमारा सेक्युलरिज्म का वो नाजुक सा बदन ना टूट जाए, कहीं हमारे भगवान तक गुलाम बन जाए, परवाह नहीं है, वो हमारा वो सेक्युलरिज्म का वो नाजुक सा बदन कायम रहे। तो इनको सोचना होगा कि इनको जिस रास्ते की तरफ वेस्ट लेके जा रहा है वो गुलामी की दलदल है, वो आपकी अपनी हेरिटेज के खिलाफ आपको कर रहे हैं। आपके एक भगवान की मुझे पिक्चर बता दें जिसके हाथ में हथियार ना हो। वो हथियार बेगुनाह को मारने के लिए नहीं थे, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए थे। और आपका सेल्फ डिफेंस कहां जाता है? सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी बजाते रहो बस, सेक्युलरिज्म। अरे नहीं है ये सेक्युलरिज्म। जो बाइडेन अपने जितने भाषण देता है उसमें 4 बार बाइबल के जिक्र कर रहा होता है, हर हफ्ते चर्च में जाके सर्विसेज में बैठा होता है। तो क्या सेक्युलर नहीं है? वो तो अपने आप को प्राउडली सेक्युलर कहता है। आप लोगों का कहीं अपने भगवान को डिफेंड कर दिया, आपने कहीं अपने धर्म को डिफेंड कर दिया, तो जी हमारा तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। मैं आपको एक मतलब बहुत ही गुस्सा आता है ऐसी बात बताता हूं कि ये इंग्लैंड में सेंसस हो रहे हैं 1 मार्च से, और सेंसस में हर आदमी को अपनी डिटेल भी बतानी है कि आपकी एथनिसिटी क्या है और आपका रिलीजन क्या है। तो जिस तरह अभी बाइडेन के इलेक्शन में अमेरिका के हिंदुओं ने अपने नेशनल भारत के इंटरेस्ट से हट के फैसले किए थे, आज इंग्लैंड में क्या हो रहा है पता है आपको? कई ऐसे हिंदू ग्रुप्स को कन्विंस किया जा रहा है कि आप सेक्युलर हो, इसलिए आप उसमें अपने आप को सेक्युलर लिखना, हिंदू ना लिखना। आप उसमें आपको अपना यूनिवर्सल सिटीजन लिखो, हिंदू ना लिखो। अरे बदबख्तों, साजिश को नहीं समझते। किसी एक इंग्लैंड के मुसलमान को यह कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि तुम अपना मजहब इस्लाम ना लिखो या लिखो। उसको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, वो लिखेगा उधर इस्लाम। एक लम्हा नहीं सोचेगा कि मैं सेक्युलर लिखूं या फलान लिखूं या ढुमकान लिखूं। इवन जावेद अख्तर जैसे सो कॉल्ड एथेइस्ट भी जो यहां रह रहे हैं वो भी लिखेंगे इस्लाम। आपको किसी सिख को यह कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सेक्युलर लिखो, वो सिखिज्म अपना धर्म लिखेगा। आपको साउथ एशिया के किसी क्रिश्चियन को यह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम सेक्युलर लिखो या क्रिश्चियन लिखो, वो क्रिश्चियनिटी ही लिखेगा। एक बदबख्त ये हिंदू है जो सेक्युलरिज्म को खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वो अक्सर एक मूवमेंट चली हुई है इधर। और मैं हाथ जोड़ के हिंदू ऑफ इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करता हूं कि साजिश को समझें कि जो स्टेट की रिलीजियस अफेयर्स के फंड एलोकेशन होती है ना, वो आपकी रिलीजियस पॉपुलेशन के हिसाब से होती है कि किस मंदिर को कितना पैसा है या किस इलाके में कितने मंदिर। ये सब चीज़ें उन चीज़ों पे उस पर डिपेंड करता है कि आपके उस रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन आप लिखोगे सेक्युलर तो हिंदू की तादाद कम होती जाएगी। इस्लाम यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन बना हुआ है। अगर हर हिंदू बन जाए ना, खाली सेक्युलर रहो भाई, वो जो बाइडेन की तरह सेक्युलर रहो, लेकिन जहां बात आती है धर्म की तो अपने धर्म पे शर्मिंदा ना हो। दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम बुखारी सेक्युलर है, अपने आप को सेक्युलर कहता है, लेकिन पहले मुसलमान है। इंडिया का सारा मुसलमान सेक्युलरिज्म का प्रचार करता है, लेकिन जहां बात आएगी वहां पे सबसे पहले वो मुसलमान बनेगा। तो फिर आप लोगों को क्या मसला है? बढ़ चढ़ के अपने आप को हिंदू बताएं। इंग्लैंड के सेंसस की एथनिसिटी में अपने आप को इंडियन लिखें, डिवाइड ना करें कि मैं गुजराती तो मैं पंजाबी तो मैं तमिल। छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम करना चाहते हैं। ये आप लोगों को सिंपल एथनिसिटी लिखें इंडियन, सिंपल रिलीजन लिखें हिंदू। ब्राह्मण,
खत्री, ये वो ना चक्रों में पड़िएगा। यूनिटी आपकी तोड़ने की साजिश हो रही है, और इसमें बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं ना, वो बदकिस्मती से हिंदू हैं। स्वरा भास्कर जैसे हिंदू ले लें आप कुमाल कामरा जैसे हिंदू ले लें, संजुक्ता बासु जैसी हिंदू ले लें आप, सागरिका जैसी हिंदू ले लें आप, बरखा दत्त जैसे हिंदू ले लें आप, ये आपको यूनाइट नहीं होने देंगे। और ये मुसलमानों को यूनाइटेड रखते हैं, टुगेदर विथ ऑल दी फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट इंडिया। साजिश को समझें और खुदारा अपनी यूनिटी कायम करें, अपने धर्म पे फख्र करें और अपने धर्म के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें। ये इंटरनेशनल साजिश जो हो रही है ना, इसको फार्मर्स, ख़ास तौर पे जो पंजाब के गबरू फार्मर्स हैं, मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जंग करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को इन्हीं मुसलमानों ने दावत दी थी, टीपू सुल्तान ने भी दी थी मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए। महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ यही नादिर शाह दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली को दावतें देते रहे। आज कितने डिसग्रेसफुल हो गई है यही मुसलमान और कांग्रेस कि मियाँ खलीफा को दावत देते हैं। आप लोगों को अब मियाँ खलीफा की दलाली की जरूरत है क्या? कौन सी खेती करती है मियाँ खलीफा, जरा ये तो बता दें आप। रियाना को पता क्या है सिवाय वो जो ड्रग्स हैं उसकी खेती के अलावा उसको किसी खेती का नहीं पता। इनके अपने घरों में उसके पौधे होते हैं जिसको कि गांजा कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में। इसके बगैर इनका एक लफ्ज़ नहीं निकलता। ये खेतियों का इनको पता है। हमारे जो फार्मर्स बेचारे गरीब बैठे हुए हैं, इनकी खेती का तो इनको पता ही नहीं है। इस पे ये लोग बोल रहे हैं, ग्रेटा बोल रही है, मियाँ बोल रही है। अब ये वक्त आ गया है आप लोगों के ऊपर, आपके सोचने का मुकाम है। ये आप लोगों ने सोचना है और किसी ने आके नहीं सोचना। और यहाँ लगे हाथों, चूँकि कल कश्मीर डे था, पाकिस्तान का कश्मीर डे, ये मकबूल भट्ट कश्मीरी टेररिस्ट, पाकिस्तानी बैक्ड कश्मीरी टेररिस्ट मारा गया था, उसका दिन मनाते हैं ये 5 फरवरी। और वरना इसका कश्मीर के उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आपको मैं, आपके जो नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका आपके ऊपर एक एहसान याद दिलाना चाहूँगा। 1981 में एक अमेरिकन हिंदू ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लेटर लिखा कि हमारी ज़मीन का मसला चल रहा है कश्मीर में, ये वो। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि आयरन लेडी होती थी, वो ये जवाब दे रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं इतनी हिम्मत नहीं रखती कि मैं कश्मीर में कुछ कर सकूं, और कश्मीर में मुझे पता है कि हिंदू पंडितों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेटिव, सिखों के साथ और हिंदुओं के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बहुत सारे मसले हैं। और लेकिन मैं तो खुद, मेरे पुरखों का ताल्लुक़ कश्मीर से है, मैं खुद कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। नो गो एरिया बना हुआ था इंडियंस के लिए। आपकी आयरन लेडी कुछ नहीं कर पा रही थी, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, एक गोली चलाए बगैर। वो कश्मीर जिसमें 1989 से लेकर 2019 तक 30 साल तक कत्लो गारत होती रही, आतंक मचा हुआ था, आम हिंदुस्तानी तो वहां जाने का नहीं सोच सकता था। वहां पे एक गोली चलाए बगैर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया, आर्टिकल 35A का एब्रोगेशन किया। यह मामूली कारनामा नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये आपकी नस्लें ये एहसान याद रखेंगी कि वो नोगो एरिया आज ओपन एरिया बना हुआ है, हर इंडियन वहां आ जा सकता है।
मैं सिविलियन की बात कर रहा हूँ, आर्मी के लोग तो चलो फिर भी जाते थे उस वक्त। मेरा दोस्त वैभव सिंह है, डिफेंसिव ऑफेंस चैनल वाला, वो अक्सर जाता रहता है, स्कूटर पे बैठ के जा रहा होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। किसी की हिम्मत नहीं थी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, कांग्रेस के ज़माने में कश्मीर में जाने की। किस तरह वहाँ पे आपके हिंदू, भारत में से वहाँ के हिंदुओं को निकाला गया था, जेनोसाइड किया गया था। वो कश्मीर आपको वापस दिलाया है। मानने पे आओगे तो इस आदमी के क्या क्या एहसान हैं आपके ऊपर। फिर मुझे लोग कहते हैं संगी, अरे इसने आत्मनिर्भर भारत का सिर्फ नारा नहीं दिया, आम भारतीयत के अंदर जगाया है। इसका वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो वो शटर हो चुका था, जो गुलामी की दलदलों में धंसा हुआ था, जो मुसलमान को देख के नज़र झुका लेता था, जो डरता था अपने आप को हिंदू कहते हुए, आज मेजॉरिटी हिंदू अपने आप को फ़ख्र से हिंदू कहता है। और मैं इस पे फ़ख्र करूँगा अपनी ज़ात पे कि मुझे कई मैसेजेस आते हैं। मुझे एक साहब ने मैसेज भेजा कि मेरे ख़ानदान के कई लोग कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन जब आपने मुझे ये वीडियो में कहा कि गीता का मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो बोले मैंने भी गीता ख़रीदी और पहली बार गीता पढ़ी और मेरी तकदीर बदल गई। और फिर मैंने अपने माँ बाप को बताई, मेरे माँ बाप को पढ़ाई, हम लोगों ने स्ट्रिक्ट हिंदू हो गए। तो मेरे बारे में लोग मुझे कहते हैं कि तुम कब हिंदू हो रहे हो तुम। तो भाई साहब, मैं जो कर रहा हूँ कम से कम मुझे वो करने दें। मैं अपने पुरखों के धर्म की खिदमत कर रहा हूँ और मुझे इस पे फ़ख्र है। मैं सनातन पे बिलीव करता हूँ। धर्म को साइड पे रखें, और सनातन इज इक्वलिटी, इक्वलिटी अमंग पीपल विदाउट एनी रेस, कलर, कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन। सबको बराबरी के नज़र से देखता है सनातन, और वो मैं हूँ। बाय बर्थ हिंदू हो सकता है, ये नहीं हो सकता वो। अबे यार, मुझे किसी की फिलोसॉफी की, किसी की थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बिलीफ्स में बिल्कुल क्लियर हूँ, और मैं इसमें कोई शर्म, कोई खौफ, कोई डर नहीं रखता। जो है वो सबके सामने है। भारत मेरा मातर देश है, हिंदुइज्म मेरे पुरखों का धर्म है, और मैं एक सनातनी हूँ। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं अपनी सोच का सनातनी हूँ, और मैं सबको कहता हूँ, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो पहले सनातनी बने फिर अपने धर्म की तरफ जाए। खुली छूट है। अपने अपने धर्म पे आप जरूर फख्र करें, लेकिन उससे पहले सनातनी बने। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अजीज दोस्तों, एक इंटरनेशनल साजिश है भारत के खिलाफ जो रचाई गई है। इसमें वेस्ट की कॉरपोरेट सेक्टर, जो कि लेफ्ट है, इसमें बराबर का शरीक है, ऑर्गेनाइजर है। इसमें शरीक है पाकिस्तान, इसमें शरीक है चाइना, इसमें शरीक है तुर्की। ये सब शैतान हैं। एक वीडियो है मेरे पास, मैं लगाऊंगा एंड पे। अगर वो कॉपीराइट का मसला हुआ तो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, वरना आप सुनिएगा। मैं आपको उसका ब्रीफ बता देता हूं कि इसमें ये लड़की बता रही, अफ्रीकन लड़की, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने की कानें अफ्रीका में हैं, लेकिन किसी अफ्रीकन मुल्क के नेशनल रिजर्व्स होते हैं ना, उसमें कहीं गोल्ड नहीं है। किन के पास गोल्ड है? अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस। इन लोगों के गोल्ड रिजर्व्स मिलियंस ऑफ टन्स में हैं। कहाँ से निकलता है? अफ्रीका से निकलता है। फ्रांस के जैक शिराक, जो सदर रहे हैं 2 टर्म के लिए, जिनको मैंने भी अपना पहला फ्रेंच की हैसियत से जो वोट दिया था, वो मैंने जैक शिराक को दिया था। इसलिए कि उस वक्त एक जो मारी लोपेन फ्रेंच लीडर थे, जो एंटी इमिग्रेशन थे,
उसको वो खड़े थे, तो फिर मजबूरन मुझे, वरना मैं कभी जैक शिराक का वो नहीं था, लेकिन ऐसा ही है जैसे बाइडेन और ट्रंप में आपने सेलेक्ट करना है, तो मेरे लिए फिर ट्रंप वॉज बेटर, अदरवाइज आई एम नॉट फैन ऑफ ट्रंप। तो जैक शिराक ने कहा था कि विदाउट अफ्रीका तो फ्रांस में भूखों मर जाएंगे लोग। अफ्रीका का इन सो कॉल्ड ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने क्या हाल किया है। वो लड़की कहती है, अगर आपको वो वीडियो नहीं मुझे काटनी पड़ी तो मैं अपने टेलीग्राम पर वो शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल में। उसमें वो साफ कहती है कि हम लोग भूखे नंगे नहीं हैं, हमें भूखा नंगा शो किया जाता है। हम लोग भिखारी नहीं हैं, हमें भीख मांगने पे मजबूर किया गया है। हम लोग मोहताज नहीं हैं, हमें वेस्ट ने, यूरोप ने मोहताज रखा है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये गरीब हैं, भिखारी हैं, मोहताज हैं और वेस्ट इनको पाल रहा है। जबकि वो लड़की कह रही है कि आप उठाकर देख लें कि सारी दौलत अफ्रीका की किस तरह भर भर के जा रही है वेस्ट में। यह है जी वेस्ट का घिनौना चेहरा, जिस पे भारत की पार्लियामेंट में भी बहस होनी चाहिए और भारत के बच्चे बच्चे को हर जगह ये इनको बताना चाहिए इनका चेहरा। बताएं फेसबुक के मालिक को, बताएं ट्विटर को कि आज तुम जिन पैसों के ऊपर अय्याशियां कर रहे हो वो इन्हीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों को का पैसा है। 400 पता नहीं कितना था, 4 ट्रिलियन था। शशि थरूर जी ने ये एक बात पूरा इसका फिगर बताया था। 400 ट्रिलियन या इतना पाउंड का खाली हिंदुस्तान से इंग्लैंड ने चोरी किया था अपने कोलोनाइजेशन के पीरियड में। आपको समरकंद चले जाएं, आप बुखारा चले जाएं, आप उन जगहों पे आपको महलात नजर आएंगे। कुछ नहीं था उन इलाकों में, तातारी और मंगोल घूमते थे वहां पे। ये सब हिंदुस्तान के पैसे पे वहां पे ये सब हुआ है। तो अजीज दोस्तों, अपनी हेरिटेज पे फख्र करें, अपने धर्म पे फख्र करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल किया है कि आप मुझे सुनते हैं। तो मैं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और सच बोलने की कोशिश करता हूँ, जिसकी मैं बहुत कीमत अदा कर रहा हूँ, लेकिन करता रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। जय हिंद, जय श्री राम। One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth
and invite you to share with us. The perception is that a healthy and thriving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out. Foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance. क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। ये कौन है भाई? ये कौन है? मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, ये कौन है? आई एम ए वेरी रिप्यूटेड पर्सन, मशहूर डॉक्टर। अमेरिका में मशहूर हो, यूरोप में मशहूर हो, पूरी दुनिया को आपने हिला के रख दिया। अब देखो हंसी आ रही है लोगों को। अभी नया नया शो शुरू हुआ है, अभी तो नाम मशहूर है, धीरे धीरे मशहूर भी हो जाएंगे भाई। भरोसा था कुछ करके दिखाएंगे। आप ब्लड प्रेशर लेंगे या सीटी स्कैन क्या करवाएंगे? जरूरत नहीं है। डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं? डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं, अनपढ़ लोग बीच में हंस रहे हैं पागल। मैं आपको नहीं कह रहा मैडम, आप तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं। वो आप ही जो पीछे बैठे हैं, आइए हमारे क्लिनिक में, आपके बाल स्ट्रेट कर देंगे। चोर है, पैसा चोरी किया। तुम जब से मोहल्ले में आए हो हमारा काम खराब कर दिया। क्यों याद आ गई तुम्हें तुम्हारी नानी? यार बताओ मुझे। आपके जेब में से पैसा निकाला, गरीबों के जेब में से पैसा निकाला, किसानों के जेब में से पैसा निकाला। हम किसी का कुछ नहीं निकालते जी। आप लेके आइए, हम अपनी डालेंगे, अपनी निकालेंगे। आ जाओ सामने, हैं? आ जाओ सामने। दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। दूध का मैं कहता हूँ पनीर बना लो, पानी की चाय बना लो, बेटर है। ये हो ही नहीं सकता। यू नो, हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। मतलब इट इज उर्दू जुबान, सो यू इलिटरेट पीपल डोंट नो, तो व्हाट डू आई डू? आपकी बेबी की अभी डिलीवरी हो ना, तो हमारे यहाँ करवाइए, हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। मतलब बड़े मतलब यार, हर बात का तुम्हें मतलब पूछना होता है। मतलब सुनो, आधा घंटा का डिले हुआ ना हमारी तरफ से, तो एक की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। मतलब यार हर बात में मतलब किसी की बात पे यकीन नहीं है तुमको। एक के साथ एक बच्चा फ्री। अब आपने काम की बात की, जो भी आप सुनना चाहते हो मैं कह दूंगा, मगर पहले प्रधानमंत्री बना दो। औकात में रह के बात कर। सॉरी 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 सॉरी। सुनिए भैया, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। 15 लाख बैंक अकाउंट में। तेरे अंदर इंजेक्शन डाल देना, फिर मैंने उसको तोड़ देना, जैसे जज तोड़ता है ना अपना पेन जजमेंट के बाद, फिर मैंने उसके अंदर फूंक मारनी है, सुई अंदर घूमेगी, तेरे को बड़ी दर्द होएगी। तेरे मुंह से ना फिर आई निकलेगी। मैंने फिर मगर मैंने पता लगाया,
झूठा व्यक्ति है, ये तो झूठ बोलता है। तो अपने जुबान पे लगाम लगाए चुपचाप। मैं आपको सीधी बात बता दूं, हाँ, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है।